हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द कू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम लोग जो है कंसंट्रेशंस पढ़ रहे थे, नॉर्मलता। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सान्यता के हम लोगों ने प्रतिशत W/W देख लिया, प्रतिशत W/V देख लिया, प्रतिशत V/V देख लिया, है ना। मोलरता देख लिया, मोललता देख लिया और मोलभिन्न देख लिया, है ना। ये सारी सान्यता की टर्म्स हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग एक नेक्स्ट सान्यता की टर्म पढ़ने वाले हैं, सान्यता का पद पढ़ने वाले हैं, नॉर्मलता। नॉर्मलिटी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका सीधा रिलेशन आपको मिलेगा 12th क्लास में। 12th क्लास में पहला चैप्टर स्टार्ट होते ही वहाँ पे सान्यता के पद में आपको सबसे इंपॉर्टेंट दिखेगा नॉर्मलता। क्लियर? तो आज का हमारा हेडिंग है नॉर्मलता। इसको इंग्लिश में बोला जाता है नॉर्मलिटी। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे और फिर देखेंगे किस तरीके से इसको हम लोग फॉर्मलाइज कर सकते हैं। परिभाषा है इसकी, देखो इसमें और मोलरता में थोड़ा सा डिफरेंस है परिभाषा के अंदर, ठीक है। तभी इसको थोड़ा सा अलग किया गया है उससे। तो परिभाषा है इसकी कि 1 लीटर विलियन में खुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहा जाता है, तो आप लोगों ने मोलरता देखा था। मोलरता में 1 लीटर विलियन ही लिया था हम लोगों ने, और उसके अंदर लेकिन हम लोगों ने मोलों की संख्या ली थी, जबकि यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। बस इतना सा फर्क है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये फर्क इतना बड़ा है कि यहाँ पर इसको बिल्कुल फॉर्मलाइज कर दिया गया अलग तरीके से। तो सूत्र लिखते हैं इसका। नॉर्मलता कैपिटल N बराबर होगा विलेय के ग्राम तुल्यांक, और किसमें घुलनशील है वो घुलनशील है विलियन का आयतन, जो कि हम लोग कितना ले रहे हैं, 1 लीटर। विलियन का आयतन 1 लीटर, ठीक है। अगर ml में कर देंगे यहाँ पर, लीटर की जगह अगर मिलीलीटर में दिया जाए तो उसको 1000 से भाग लगाएंगे, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो जो नॉर्मलता है इसके अंदर एक टर्म आई आपके पास में, ग्राम तुल्यांक, ठीक है। इसको समझने की जरूरत है कि विलेय के ग्राम तुल्यांक क्या होंगे। तो विलेय के ग्राम तुल्यांक बराबर होंगे विलेय का भार बटा तुल्यांकी भार, विलेय का भार बटा तुल्यांकी भार। इस तुल्यांकी भार को इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों इक्विवेलेंट वेट। जिस तरीके से अणुभार होता है बस उससे थोड़ा सा अलग होता है तुल्यांकी भार, तो इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट वेट। क्लियर? तो नॉर्मलता बराबर हम लोगों ने लिखा विलेय के ग्राम तुल्यांक बटा विलियन का आयतन। विलेय के ग्राम तुल्यांक हो गए आपके पास में विलेय का भार बटा तुल्यांकी भार। अब देखो तुल्यांकी भार क्या होता है, किसी का भी तुल्यांकी भार। अब विलेय कुछ भी हो सकता है, चाहे अम्ल हो, चाहे क्षार हो, चाहे लवण हो, कुछ भी हो सकता है विलेय। तो उसका तुल्यांकी भार होगा अणुभार बटा संयोजी कारक, इसको इंग्लिश में बोला जाता है वैलेंसी फैक्टर। इसको हम लोग VF से दिखा सकते हैं, वैलेंसी फैक्टर, या फिर बहुत सी बुक्स में इसको N कारक भी बोला गया है, N कारक या N फैक्टर। क्लियर? तो इस सारी चीज को हम लोग एक फॉर्मूले में जमाने की कोशिश करते हैं कि N बराबर क्या होगा, नॉर्मलता बराबर क्या होगा। नॉर्मलता बराबर था ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांक को हम लोगों ने लिख दिया विलेय का भार बटा तुल्यांकी भार। तो विलेय का भार आएगा ऊपर, विलेय के भार को हम लोगों ने लिखा था W, ठीक है। विलेय का भार बटा तुल्यांकी भार को हम लोग लिखेंगे AW। तुल्यांकी भार को लिखेंगे बच्चों AW से, है ना, इक्विवेलेंट वेट। इसको हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं AW से, इनटू
आयतन, विलयन का आयतन अगर इसको ml में कन्वर्ट कर दें तो नीचे 1000 का भाग लगाना पड़ेगा, जो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला गया। तो हमारे पास में सूत्र आया यहाँ पर विलेय का भार बटा तुल्यांकी भार, ये इधर आयतन और ऊपर 1000। तो यही आपके पास में क्या होगा, नॉर्मलता का सबसे मेन फॉर्मूला होगा, नॉर्मलता, नॉर्मलिटी। क्लियर। अब यहाँ पे जरूरी है कि तुल्यांकी भार की गणना करनी है। तुल्यांकी भार की गणना करने में ज्यादा आपको सबसे ज्यादा गणना किसकी करनी है, संयोजी कारक की, क्योंकि अणुभार तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। अणु के अंदर जितने भी परमाणु हैं उन सबका परमाणु भार को जोड़ दो तो अणुभार आ जाएगा, वो तो हम लोग सिखा चुके हैं आपको भर भर के। आपको कैलकुलेट क्या करना है, संयोजी कारक, एन कारक, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर वीएफ। सबके लिए अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अम्ल के लिए अलग तरीके से निकाल सकते हैं, क्षार के लिए अलग तरीके से निकाल सकते हैं, और लवण के लिए अलग तरीके से निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले तो हमें इसका क्या देखना है, मात्रक देखना है। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, मात्रक जैसे मोलरता का मात्रक हम लोगों ने लिखा था मोल प्रति लीटर, तो इसका मात्रक क्या लिखेंगे हम लोग, ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। क्लियर। इंग्लिश में इसको ऐसे लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट और लीटर इनवर्स, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं संयोजी कारक, एन कारक, क्योंकि सूत्र जो है उसके अंदर विलेय का भार आपको दिया होगा, विलयन का आयतन आपको दिया होगा, लेकिन EW को आपको कैलकुलेट करना है। और EW को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, इस तरीके से, EW तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, अणुभार बटा संयोजी कारक। तो कुल मिला के मुझे संयोजी कारक ही कैलकुलेट करना है ना। तो फिर इसको फॉर्मूले में रख देंगे और सारे के सारे मान आपके पास में आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग लगाते हैं इसके अंदर संयोजी कारक, सब हेडिंग है इसके अंदर संयोजी कारक। किसी का भी संयोजी कारक कैसे निकाला जाएगा, संयोजी कारक, या इसको एन कारक भी बोलते हैं, है ना, एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर, सब इसके ही नाम है। वैलेंसी फैक्टर लिखा होगा तो वीएफ लिखा होगा। क्लियर। तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास में अम्ल, अम्ल के लिए आपको संयोजी कारक किस तरीके से निकालना है, अम्ल एसिड के लिए, ठीक है। अम्ल या एसिड के लिए संयोजी कारक निकालना है, तो अम्ल या एसिड के लिए संयोजी कारक वैलेंसी फैक्टर होगा विस्थापित, विस्थापित H प्लस आयनों की संख्या, विस्थापित H प्लस आयनों की संख्या। जैसे HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसके अंदर विस्थापित H प्लस आयन कितने होंगे, विस्थापित H प्लस आयन का मतलब है कि वहां से यदि हम लोग उसको किसी विलयन में डालें तो वहां से कितने H प्लस आयन वो त्याग सकता है, कितने H प्लस आयन वहां से निकल सकते हैं। तो विस्थापित H प्लस आयनों की संख्या ही हम लोग क्या बोलेंगे, अम्ल का संयोजी कारक। या फिर ग्रहण किए गए OH माइनस आयन, ये बहुत रेयर केस में आएगा ये वाला केस, ठीक है। सबसे ज्यादा तो विस्थापित H प्लस ही आएगा, लेकिन अगर OH माइनस आयन भी ग्रहण कर ले कोई अम्ल, तब भी उसका वही उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा, है ना, संयोजी कारक हो जाएगा। तो ये बहुत रेयर केस में कुछ अपवाद है जो हम लोग देखेंगे। क्लियर। तो हम लोगों को क्या देखना है, विस्थापित H प्लस आयनों की संख्या। जैसे उदाहरण स्वरूप हम लोग देख रहे हैं HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आप देखो तो यहां पर जब इसको विलयन में डाला जाएगा तो यहां पर एक H प्लस और एक Cl माइनस, यही होगा। तो कितने विस्थापित है यहाँ पे H प्लस आयन, एक, ठीक है। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा संयोजी कारक, 1। क्लियर। दूसरा है H2SO4। अब देखो बच्चों, H2SO4 के अंदर 2 H प्लस आयन है ना, तो यहां पर 2 H प्लस आयन हम लोग लिख देंगे प्लस SO4 2 माइनस। इसी तरीके से टूटता है, ध्यान रखना, HCl इस तरीके से टूटेगा और H2SO4 इस तरीके से टूटेगा, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो इसका जो संयोजी कारक है वो हो जाएगा 2, इसका संयोजी कारक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन ये संयोजी कारक 2 जो है ये अधिकतम है, अधिकतम। यदि आपसे पूछे कि इसके संयोजी कारक कितने कितने हो सकते हैं, तो बेटा इसका संयोजी कारक 1 भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो दोनों के दोनों H प्लस विस्थापित कर दे, एक H प्लस भी कर सकता है। जैसे कैसे, देखो
मान लीजिए हम लोगों ने अभिक्रिया देखी H2SO4 का को तोड़ रहे हैं, तो यहां पे अगर एक ही H+ निकल रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो इसका संयोजी कारक कितना होगा? एक ही होगा। संयोजी कारक कितना होगा? एक, क्योंकि एक ही H+ विस्थापित हो रहा है। तो आप सीधे सीधे अगर आपको अभिक्रिया नहीं दी हुई है और सिर्फ H2SO4 बोल रखा है तो आप क्या लिखोगे वहां पे? संयोजी कारक 2। लेकिन यदि आपको अभिक्रिया दी हुई है और अभिक्रिया में वो इस तरीके से पद बना रहे हैं, H2SO4 से वहां से सिर्फ एक ही H+ निकल रहा है, तो फिर वहां पे संयोजी कारक कितना होगा? एक होगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा अभिक्रिया दी है कि नहीं दी हुई। अगर दी हुई है तो कौन सी दी हुई है, जिसमें 2 H+ विस्थापित हो रहे हैं या फिर एक H+ विस्थापित हो रहा है? क्लियर? इसका एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। अब देखो यहां पे बच्चों, आपको पता पड़ रहा होगा कि यहां पर जो है 2 H+ स्थापित करने के बाद में ये कौन सा अनायन बन रहा है, मतलब कौन सा ऋणायन बन रहा है? ये सल्फेट। ये कौन सा आयन है? सल्फेट आयन है। क्लियर? लेकिन यहां पे सिर्फ एक ही H+ स्थापित करने पर ये कौन सा आयन बन रहा है? इस आयन को बोलते हैं बाइसल्फेट आयन। क्या बोलते हैं? बाइसल्फेट आयन या हाइड्रोजन सल्फेट आयन, बाइसल्फेट आयन। क्लियर? अब देखो बच्चों, अगर हमें सीधे सीधे H2SO4 बोला होता तो हम लोग वहां पे अधिकतम को ही संयोजी कारक मान लेते हैं 2। लेकिन यदि आपको उदाहरण स्वरूप अभिक्रिया दी हुई है, अभिक्रिया कैसे दी हुई है देखो, NaOH प्लस H2SO4, है ना, यह अभिक्रिया दी हुई है, इससे उत्पाद बनाएंगे हम लोग। यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। अब यदि यहां पर इसके अंदर ये अम्ल और क्षार का उदासीनीकरण है ना, ये क्षार ये अम्ल, अम्ल और क्षार का उदासीनीकरण होता है तो क्या बनता है? लवण प्लस जल। ये आपको पता होना चाहिए। अम्ल एवं क्षार का उदासीनीकरण होने से हमेशा लवण प्लस जल बनता है ना। अब यहां पे लवण कौन सा बनेगा वो डिपेंड करेगा कि यहां से H+ कौन से बन रहे निकल रहे, ठीक है। अगर यहां से सिर्फ एक ही H+ निकलता है, यहां से अगर एक ही H+ निकलता है तो ऋणायन कौन सा होगा? ये वाला। और यहां से दोनों H+ निकलते हैं तो ऋणायन कौन सा होगा? ये वाला। अगर एक H+ निकल रहा है तो देखो ऋणायन ये वाला रहा, धनायन इसमें से आएगा। धनायन इसमें से कौन सा आएगा? Na+ और ये दोनों आपस में क्रिस क्रॉस करके कंपाउंड बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे। तो किस तरीके से बनाएंगे? NaHSO4। क्लियर? प्लस H2, इधर का H+ बचे निकला, उधर से OH-, दोनों मिलके क्या बना लेंगे? H2। पहला केस तो ये। दूसरा केस कि NaOH प्लस H2SO4 और यहां पे क्या बन जाए? Na2SO4 प्लस H2, ठीक है। अब देखो अभिक्रिया में H2SO4 दिया हुआ है और NaHSO4 बन रहा है। NaHSO4 तभी बनेगा जब यहां पे ये वाला आयन यूज किया गया हो, और Na2SO4 तब बनेगा जब यहां पे ये वाला आयन यूज किया गया हो, है ना। अगर ये वाला आयन यूज किया गया इसका मतलब H2SO4 से दोनों H+ निकले, तो इसका जो संयोजी कारक है नीचे वाले का जो संयोजी कारक है वो कितना रहेगा? 2। और ऊपर सिर्फ एक ही H+ निकला है तो इसका संयोजी कारक कितना होगा? 1। तो अभिक्रिया अगर दी हुई है तो हमें संयोजी कारक इस तरीके से देखने, उत्पाद को देखकर। और अगर नहीं दी हुई है तो H2SO4 के अधिकतम H+ को हम लोग क्या मान लेंगे? उसके विस्थापन को मान लेंगे। वहां पे मतलब कि 2 H+ निकले होंगे, ठीक है। अगला उदाहरण देखो, अगला उदाहरण देखो बच्चों। अगला उदाहरण है H3PO4। H3PO4 इसको बोला जाता है फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल, इस फॉस्फोरिक अम्ल में अधिकतम 3 H+ विस्थापित हो सकते हैं। कैसे? इस तरीके से 3H+ प्लस फॉस्फेट आयन PO4 3-। क्लियर? तो यहां पर अधिकतम इसका जो N फैक्टर है, N बराबर यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, या वैलेंसी फैक्टर, संयोजी कारक 3, ये अधिकतम है। मतलब 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। वो कैसे? वो डिपेंड करेंगे किस पर? अभिक्रिया पर। जैसे अगर मान लीजिए मैंने फिर से वही अम्ल और क्षार का उदासीनीकरण लिया, NaOH प्लस H3PO4, या फिर मैं एक चीज दिखाता हूं आपको कि H3PO4 से यदि सिर्फ एक ही H+ निकलता है, H3PO4 से यदि एक ही H+ निकलता है तो यहां से एक H+ निकलने के बाद में
जो ऋणायन बचेगा उस पर एक धनायन, एक ऋणायन मतलब माइनस का चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से देखो H2PO4 माइनस, ठीक है, एक H प्लस निकला तो H2PO4 माइनस आ गया। अगर मान लीजिए यहां पर 2 H प्लस निकलते, 2 H प्लस निकलते तो कितना आता, एक H प्लस और कम कर दो यहां से तो HPO4 2 माइनस, ऋणायन बढ़ता जाता। क्योंकि किसी भी कंपाउंड में वो कोई भी यौगिक उदासीन तभी होता है जब जितना धनावेश हो उतना ही ऋणावेश हो। क्लियर। तीसरा देखो, अगर यहां से तीनों ही H प्लस निकल जाएं तो एक H प्लस यहां से और निकाल दो, कितना बचे PO4 3 माइनस, ठीक है। जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश। क्लियर। जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश। 2 H प्लस मतलब प्लस के 2 आवेश, माइनस के 2 आवेश, प्लस का 1 आवेश, माइनस का 1 आवेश। अब यहां पर जो NaOH हम लोग लेंगे, NaOH एक बार इसके साथ अभिक्रिया करेगा, NaOH में Na प्लस एक बार इसके साथ अभिक्रिया करेगा और NaOH में Na प्लस एक बार इसके साथ अभिक्रिया करेगा। तो आपके पास में 3 तरह के कंपाउंड बनने वाले हैं NaOH के साथ में, और उसी के अनुसार डिसाइड होगा कि H3PO4 का संयोजी कारक कितना होगा। जैसे NaOH प्लस H3PO4 मैंने लिखा है यहां पे। अब यहां पे देखो Na प्लस अगर इसके साथ में अभिक्रिया करे तो क्या बनेगा, NaH2PO4 प्लस H2। NaOH ने H3PO4 के साथ अभिक्रिया करी और उसमें जो सोडियम लवण है वो किसके साथ में यौगिक बना रहा है, इसके साथ में। सोडियम जो आयन है वो किसके साथ में यौगिक बना रहा है, इसके साथ में। तो क्या बनेगा, 2 नीचे चला जाएगा तो ये आएगा Na2HPO4 प्लस H2। और तीसरा केस हमारे पास में बनेगा NaOH प्लस H3PO4। क्लियर। अब Na प्लस इसके साथ में करेगा तो क्या बनेगा, Na3PO4 प्लस H2। अब आपसे पूछा जाए इन तीनों अभिक्रिया में संयोजी कारक बताओ H3PO4 का, तो आपको संयोजी कारक किसको देख के बताना है, इन उत्पादों को देख के बताना है। अगर ये उत्पाद बन रहा है इसका मतलब यहां से एक ही H प्लस विस्थापित हुआ होगा तो इसका संयोजी कारक हो जाएगा 1। ये उत्पाद बन रहा है तो यहाँ पे 2 H प्लस विस्थापित हुए होंगे तो इसका संयोजी कारक हो जाएगा 2। ये वाला उत्पाद बन रहा है तो यहाँ पे संयोजी कारक कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 H प्लस विस्थापित हुए होंगे। तो अम्ल के H प्लस हम लोग विस्थापित H प्लस आयन की संख्या से निकालेंगे, ठीक है। अगर आपको अभिक्रिया नहीं दी हुई है तो आप डायरेक्ट उसका अधिकतम विस्थापित H प्लस आयनों की संख्या को ही संयोजी कारक मान लोगे, और यदि अभिक्रिया दी हुई है तो फिर आपको अभिक्रिया में उत्पाद देखना है, उसके अनुसार फिर आपको संयोजी कारक डिसाइड करने हैं। क्लियर। तो ये था हमारे पास में फॉस्फोरिक अम्ल के लिए। अब ध्यान से एक चीज और देखना कि H3PO4 का संयोजी कारक हम लोगों ने देख लिया, अधिकतम होता है 3। एक होता है H3PO2, H3PO3 और एक होता है H3PO2। अगर मैं आपसे अभी पूछूं इसका संयोजी कारक कितना होगा तो आप अभी भी यही बताओगे, इसका भी 3 होगा, इसका भी 3 होगा, क्योंकि आप देख रहे हो 3 H प्लस है यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है। चूंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, अधिकतम विस्थापित 3 H प्लस हो सकते हैं तो आपने बोल दिया 3, लेकिन इन दोनों के अंदर 3 नहीं होंगे। क्लियर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन जो है जेई में आ चुका है एक बार, H3PO2। तो ध्यान से देखना कि इनका 3-3 क्यों नहीं हो सकता। तो इनका 3-3 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, अब इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे। H3PO4 का स्ट्रक्चर देखो कुछ इस टाइप का होता है। ये H3PO4, ये H3PO4, ठीक है। H3PO3 का कुछ इस टाइप का होता है, देखो यहां पर एक हाइड्रोजन सीधा फास्फोरस से जुड़ा रहता है। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो हाइड्रोजन सीधा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जो हाइड्रोजन सीधा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है वो ही विस्थापित हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे जो रीजन है वो मैं आपको समझाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग में, है ना। रासायनिक बंध अध्याय पढ़ेंगे हम लोग, तब मैं समझा पाऊंगा कि इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इसके पीछे जो रीजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्लियर। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं वो तीनों वो सारे हाइड्रोजन विस्थापित हो सकते हैं, और जो सीधे फास्फोरस से जुड़े हुए हैं वो विस्थापित नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बंध नहीं बन रहा है। ये यहाँ से टूट जाएगा, ये यहाँ से टूट जाएगा। क्लियर। तो इसका जो संयोजी कारक है H3PO4 का वो कितना होगा, अधिकतम 3। H3PO3 का कितना हो जाएगा भाई, H3PO3 का हो जाएगा 2, क्योंकि 2 ही H प्लस विस्थापित हो सकते हैं। और तीसरा केस है हमारे पास में H3PO2।
तो H3PO2 के अंदर तो और ज्यादा खतरनाक केस है, इसमें तो 2 हाइड्रोजन फॉस्फोरस से जुड़े हुए हैं सीधे। क्लियर? तो यहां पे सिर्फ अधिकतम एक ही विस्थापित हो सकता है, इसलिए संयोजी कारक कितना हो जाएगा? 1। तो H3PO2 का संयोजी कारक होगा 1, H3PO3 का संयोजी कारक होगा 2 और H3PO4 का संयोजी कारक होगा 3। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको याद रखनी। क्लियर? तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। कल हमारे पास में एक और अम्ल आएगा, बोरिक अम्ल। ठीक है, तो अम्ल की गणना खत्म करके फिर हम लोग क्षार देखेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। पढ़ते रहिए आप इन चीज़ों को। और अभी नॉर्मल तो हमारा खत्म नहीं हुआ, न्यूमेरिकल तो हम लोग स्टार्ट ही नहीं किया। ठीक है, थ्योरी पढ़ रहे हैं अभी तो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।